आज के शांति संवाद में सभी स्नेही जनों का स्वागत करता हूं और आइए अब सीधे संवाद प्रारंभ करते हैं। आज का हिंदी समाज एक अभिशाप और विश्वासघात का शिकार है। इसलिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या पूरे भारत में या पूरे दुनिया में जहाँ कहीं भी हिंदी समाज का एक भी व्यक्ति है, उन सब के सब हिंदी समाज के व्यक्तियों से मेरी एक प्रार्थना है। मैं अपनी इस प्रार्थना को सिर्फ एक प्रार्थना ही नहीं बल्कि एक आंदोलन और एक अभियान भी मानता हूँ। मेरी यह प्रार्थना, मेरा यह आंदोलन कई मामलों में कई सालों से अभिशप्त और विश्वासघात के शिकार हिंदी समाज के गौरव की पुनर्स्थापना का एक प्रारंभ भी है। यह आंदोलन, यह प्रारंभ, यह अभियान आपसे मांगता है आपका योगदान। अगर आप हिंदी समाज से हैं, अगर आप हिंदी समाज से हैं, अगर आप गोबर पट्टी या बीमारू प्रदेश, जिसका मतलब होता है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप और हम सब एक ही दर्द से जुड़े हमदर्द हैं। अगर आप भारतवासी हैं या आप दुनिया में कहीं भी हैं लेकिन हिंदी समाज के दर्द को समझते हैं, तो हर भारतवासी और हर हिंदी समाज के हर आम और खास को जिन्हें मेरा यह आमंत्रण स्वीकार है, जिन्हें मेरा यह आमंत्रण स्वीकार्य है, उन सबको मेरी इन बातों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। सवाल है कि आज का यह हिंदी समाज खुद ही अपना भाग्य विधाता कैसे बनेगा। सवाल है कि आज का यह हिंदी समाज खुद ही अपना भाग्य विधाता कब बनेगा। क्या यह हिंदी समाज सदा गुलाम ही बना रहेगा? क्या यह हिंदी समाज सदा गुलाम ही बना रहेगा? इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबों से यह संवाद कर रहा हूँ। जरा सोचिए, 1947 से लेकर आज तक देश के कई समाज तरक्की कर रहे हैं, पर हिंदी समाज आज भी पलायन का दर्द ही झेल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मुझे लगता है मुझे सुनने वाले सभी स्नेहीजन बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, हर बात जानते समझते हैं। इसलिए मैं अपनी बात को पॉइंट वाइज ही कहना चाहूँगा, या हिंदी में कहें तो उसे बिंदुवार ही कहना चाहूँगा, ताकि आप उन बातों को सहजता सरलता से समझें और उन पर विचार करके समाधान का रास्ता निकालें, ताकि एक साथ जुड़कर पलायन मुक्त हिंदी समाज का निर्माण किया जाए, ताकि एक साथ जुड़कर पलायन मुक्त हिंदी समाज का निर्माण किया जाए। पहली बात, मुझे लगता है ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों की ओर से आंख मूंद लेने और अपने आप को अप टू डेट न रखने वाला समाज एक कठिन समाज होता है, और हिंदी समाज में आजकल कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। दूसरी बात, हिंदी के राज्य कर्मकांडों से भरे पड़े हैं और उसकी अधिकतर समस्याओं की जड़ वैज्ञानिक सोच और तार्किक चेतना का अभाव है। धार्मिक कर्मकांड दक्षिण भारत में भी बहुत है, पर वहाँ का समाज पढ़ा लिखा समाज है। एक पढ़े लिखे समाज में और एक अनपढ़ समाज में धर्म अपनी भूमिका बिल्कुल बदल लेता है। अमेरिका में भी धर्म का महत्व है, पंजाब में भी धर्म का महत्व है, धर्म का होना बिल्कुल जरूरी है, परंतु अशिक्षा अंधविश्वास की ओर धकेलती है और शिक्षा संस्कारों को गति प्रदान करती है। यही कारण है कि दक्षिण भारत की संस्कृति बची हुई है और हमारे यहाँ रामचरितमानस की यह चौपाई होई है वही जो राम रचि राखा।
अधिकांश हिंदी समाज का जीवन दर्शन है। इसी हताश और निराश हिंदी समाज का उपयोग भी कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने विकास के लिए कर रही हैं। जातीय राजनीति करने वाले भी इसी का लाभ ले रहे हैं। थोड़ा सा आरक्षण, थोड़ी सी सुविधाएं और जातीय अस्मिता को उत्तेजित कर हिंदी समाज को विकास से वंचित रखा जा रहा है। आज के हिंदी समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है प्रोफेशनलिज्म, पर हमारे यहाँ मिशन का पाखंड रचा जाता है। हम जितने भौतिकवादी हैं उतने ही अधिक आध्यात्मिकतावादी बनने का स्वांग रचते हैं। वास्तव में पाखंडवाद आधुनिकता का नंबर 1 दुश्मन है। पाखंड के आवरण में क्या क्या नहीं छुपा लिया जाता है। पाखंडी लोग टेक्नोलॉजी के फायदे का भोग तो करना चाहते हैं, पर वहीं इसके विरुद्ध प्रवचन भी करते रहते हैं। तीसरी बात, भूमि सुधार का अर्थ भूमि वितरण तो ठीक है, पर इसका अंतिम लक्ष्य है कृषि संबंधों में रेडिकल बदलाव लाना। पर इसका अंतिम लक्ष्य है कृषि संबंधों में रेडिकल बदलाव लाना। कृषि अर्थव्यवस्था और उत्पादन संबंधों को गतिशीलता और विषमता मुक्त बनाना। कृषि अर्थव्यवस्था और उत्पादन संबंधों को गतिशील व विषमता मुक्त बनाना। चौथी बात, हिंदी समाज भारत का सबसे महत्वपूर्ण समाज है। इसके महत्व को समझना बहुत ही जरूरी है। यह महज संयोग नहीं है कि आदि शंकराचार्य केरल के होते हुए भी उन्होंने हिंदी समाज में ही अपने धर्म ध्वजा को स्थापित करना जरूरी समझा। महर्षि दयानंद ने भी हिंदी समाज को ही अपने कर्म भूमि के रूप में चुना। इतना ही नहीं, यह हिंदी समाज के बल पर ही भारत में 8 या 10 प्रधानमंत्री बने हैं। तब भी हिंदी समाज पिछड़ा क्यों है? इस सवाल का जवाब क्या है? समाज चुप है, सरकार चुप है। इस चुप्पी का जवाब कौन देगा? यह चुप्पी कौन तोड़ेगा? हिंदी समाज के बल पर ही कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत पर राज करती है। तब भी हिंदी समाज पिछड़ा क्यों है? इस सवाल का जवाब क्या है? समाज चुप है, सरकार चुप है। इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस चुप्पी को कौन तोड़ेगा? पांचवी बात, हिंदी समाज में दलित, सामाजिक न्याय और समानता के विचार शुरू हो चुके हैं, जिन्हें नजरअंदाज करने का अर्थ होगा वर्तमान और भविष्य से पलायन। इसलिए हिंदी समाज में मौजूद अगड़ा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, हिंदू, मुसलमान में जो भेदभाव है, उस भेदभाव के दीवार को ध्वस्त करना होगा। सभी अगड़े, पिछड़े, दलित, आदिवासी, हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे को गले लगाना होगा। क्योंकि याद रखिए आर्थिक शोषण से कहीं ज्यादा भयावह होता है सांस्कृतिक उत्पीड़न और निषेध की संस्कृति। क्योंकि ये दोनों फैक्टर मनुष्य की कल्पनाशीलता व मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता का हरण कर लेते हैं। इस तरह तो मनुष्य होने का बोध ही समाप्त हो जाता है। छठी बात, भारत के लोग गरीब हैं, पर भारत गरीब नहीं है।
भारत के लोग गरीब हैं, पर भारत गरीब नहीं है, भारत तो अमीर है। यही कड़वा सत्य है, यही कड़वा सत्य है। बिल्कुल इसी तरह हिंदी समाज के लोग गरीब हैं, पर हिंदी समाज तो अमीर है। बड़े बड़े नेता और प्रधानमंत्री भी हिंदी समाज से ही बनते हैं। तब हिंदी समाज का बहुत बड़ा वर्ग 60 या 70% गरीब क्यों है? तब हिंदी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग 60 या 70% गरीब क्यों है? हिंदी समाज ही मजदूर बनने को बाध्य क्यों है? हिंदी समाज को मजदूर बनने के लिए बाध्य करने वाला कौन है? 7वीं बात, हिंदी समाज का समाधान जाति सत्ता या जातियों के समीकरण के आधार पर सरकार में मुख्यमंत्री बनने का प्रयास, यह सोच और इसमें सफलता प्राप्त कर लेना जो करीब आज 30-40 साल से हो रहा है, इससे समाज को नुकसान ही होगा, इससे समाज को नुकसान ही होगा। और इस तरह से हिंदी समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और इस तरह से हिंदी समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हिंदी समाज को जरूरत है प्रोफेशनलिज्म की, हिंदी समाज को जरूरत है प्रोफेशनलिज्म की, जो सिर्फ शिक्षा और गुणवान तथा हुनरवान बनाने वाली शिक्षा से ही होगा। पर शर्म की बात यह है कि सारी हुनरवान और गुणवान बनाने वाली पुस्तकें आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो गए, तब भी ये सारी पुस्तकें अंग्रेजी में ही हैं। क्या भारत में आज़ादी के 70 साल बाद भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की अंग्रेजी की पुस्तकों का हिंदी और अन्य मातृभाषाओं में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता था? क्या भारत में आज़ादी के 70 साल बाद भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की अंग्रेजी की पुस्तकों का हिंदी में और अन्य मातृभाषाओं में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता था? यह तो शर्म का विषय है, यह तो शर्म का विषय है कि हमारे 130 करोड़ के भारत में कोई भी मातृभाषाओं को प्रेम करने वाला, कोई भी हिंदी से प्रेम करने वाला है ही नहीं। क्योंकि अगर सरकार को हिंदी से प्रेम होता या मातृभाषाओं से प्रेम होता तो सरकार इन किताबों का हिंदी या अन्य मातृभाषाओं में ट्रांसलेट करवाती। पर सरकार का मुख्य मकसद तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर कब्जा करना होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का लक्ष्य हिंदी समाज में गरीबी को दूर करना नहीं होता, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का लक्ष्य हिंदी समाज में गरीबी को दूर करना नहीं होता। सरकार तो गरीब को अनपढ़ बनाए रखकर गरीबों के शोषण पर ही टिकी रहना चाहती है। सरकार तो गरीबों को अनपढ़ बनाए रखकर गरीबों के शोषण पर ही टिकी रहना चाहती है। यही हिंदी समाज का कड़वा सत्य है, यही हिंदी समाज का कड़वा सत्य है। जो मैं कह रहा हूँ इसे ध्यान से सुने। आज़ादी के पहले भी सभी शहीदों का और गांधी जी का भी यही सपना था कि शिक्षा अपनी ही मातृभाषा में देनी चाहिए, और गांधी जी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में भी यही लिखते हैं। मैं गांधी जी के पुस्तक से ही कैसी शिक्षा दी जाए, इस प्रश्न पर गांधी जी का क्या जवाब है यह पढ़कर सुना रहा हूँ। गांधी जी कहते हैं, मुझे तो लगता है कि हमें अपनी सभी भाषाओं को उज्जवल और शानदार बनाना चाहिए। हमें अपनी ही भाषा में शिक्षा लेनी चाहिए।
जो अंग्रेजी पुस्तकें काम की हैं उनका हमें अपनी भाषाओं में अनुवाद करवाना होगा। गांधी जी फिर लिखते हैं, भारत को असली रास्ते पर लाने के लिए हमें ही असली रास्ते पर आना होगा। पश्चिम की सभ्यता को निकाल बाहर करने की ही हमें कोशिश करनी चाहिए। पश्चिम की सभ्यता को निकाल बाहर करने की ही हमें कोशिश करनी चाहिए। तब सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तब सब अपने आप ठीक हो जाएगा। शिक्षा के बारे में यही मूल मंत्र गांधी जी ने पूरे देश को दिया है। शिक्षा के बारे में यही मूल मंत्र गांधी जी ने पूरे देश को दिया है और इसमें गांधी जी ने भी वही बात कही है, अंग्रेजी के पुस्तकों की मातृभाषाओं में अनुवाद की और पश्चिमी सभ्यता से दूरी बनाने की, पश्चिमी सभ्यता को हटाने की। पर ऐसा हुआ नहीं। अब हम लोग अंग्रेजों से भी ज़्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। जितने अंग्रेजी के स्कूल, जितने अंग्रेजी के कॉलेज अंग्रेज नहीं खुलवा पाए, उससे कई गुना ज़्यादा अंग्रेजी के स्कूल और अंग्रेजी के कॉलेज हम सब खुलवाने में लगे हुए हैं। अब आप ही बताएं कि हमारा राष्ट्र, हमारा भारत, हमारे भारत के नेता गांधी जी के इस मूल मंत्र पर कितना ध्यान दे रहे हैं। अब आप ही बताएं कि हमारा राष्ट्र, हमारा भारत, हमारे भारत के नेता गांधी जी के इस मूल मंत्र पर कितना ध्यान दे रहे हैं। इस तरह तो हमारा राष्ट्र अपने ही राष्ट्रपिता के सपनों के साथ धोखा कर रहा है। इस तरह तो हमारा राष्ट्र अपने ही राष्ट्रपिता के सपनों के साथ धोखा कर रहा है। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ धोखा तो है ही। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ धोखा तो है ही। यह राष्ट्रभाषा हिंदी और सभी मातृभाषाओं के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा है। कड़वा सच तो यह है कि यह पूरे हिंदी समाज के सपनों के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा है। यह राष्ट्रपिता का अपमान है। यह राष्ट्रभाषा हिंदी का अपमान है। यह प्रत्येक मातृभाषा का अपमान है। यह हिंदी समाज के उज्जवल भविष्य के सपनों का अपमान है। यह हिंदी समाज के उज्जवल भविष्य के सपनों का अपमान है। यह तो हिंदी समाज को गरीब और गुलाम बनाए रखने की सोची समझी साजिश है। यह शर्मनाक बात है। यह मैं नहीं कह रहा। यह मेरे हृदय की पीड़ा बोल रही है। इन बातों को कहने से मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इन बातों को कहने से मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बड़े दुखी हृदय से यह कह रहा हूँ, इसलिए अब और ज़्यादा नहीं कहूँगा। बड़े दुखी हृदय से यह कह रहा हूँ, इसलिए अब और ज़्यादा नहीं कहूँगा। तथा अब हिंदी समाज के सभी स्नेहीजनों को सादर प्रणाम करते हुए यह प्रार्थना करता हूँ कि इसी विषय पर आधारित भाग 2 भी जरूर सुने। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बातों को अब विराम देता हूँ और सभी स्नेहीजनों को स्नेहवंदन और हृदय से आलिंगन करता हूँ और सभी स्नेहीजनों को स्नेहवंदन और हृदय से आलिंगन करता हूँ।